हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है मर्डर एट सीजिंसू। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में हम आकियामा नाम के स्टूडेंट को देखते हैं। आकियामा ने यहाँ मिलने कॉलेज के दो फेमस जासूस आकिची और उसके असिस्टेंट हामुरा को बुलाया था। आकियामा इनसे कहता है, मैंने आप दोनों के बारे में बहुत सुना है। आप दोनों ने हमारे कॉलेज के कई सारे मिस्ट्री केसेस सॉल्व किए हैं। आकिची सान कहता है, रहस्य सुलझाना हमारी आदत है। वैसे तुमने हमें इधर क्यों बुलाया? आकियामा कहता है, एक्चुअली मुझे ऐसा शक है कि हमारी कैंटीन की लेडी स्टाफ रोज किसी से रिश्वत ले रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों इस स्टाफ पर अपनी कड़ी नजर रखें और इसे रंगे हाथों पकड़ें। तो आकिची इस पर मान जाता है। आगे आकिची का असिस्टेंट हामुरा कैंटीन से खाना लेने जाता है क्योंकि उन्हें 4 घंटे कैंटीन की लेडी पर नजर रखते हुए बिताने हैं। इस बीच हामुरा हमें बताता है, मेरा नाम हामुरा युजुहुरु है। मैं इस कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। मुझे बचपन से ही मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ने का काफी शौक था और ये है मेरा सीनियर आकिची सान। आकिची मिस्ट्री सोसाइटी का चेयरमैन है। वैसे आकिची को इस कॉलेज में लगभग 8 साल हो गए हैं। मुझे याद है जैसे ही मैंने कॉलेज में अपना पहला कदम रखा था वैसे ही आकिची ने मुझे जबरदस्ती मिस्ट्री सोसाइटी का मेंबर बना लिया था और अब तक सिर्फ हम दो ही इस सोसाइटी के आखिरी मेंबर्स हैं। आकिची और मैंने मिलकर कॉलेज में बहुत सारी मिस्ट्रीज सुलझाई है, लेकिन कई बार आकिची गलत आदमी पर शक कर बैठता है जिससे हम दोनों की काफी पिटाई होती है। अब प्रेजेंट में हामुरा बाइनोक्यूलर से कैंटीन स्टाफ पर नजर रख रहा था। तभी आकिची हामुरा को टोक कर कहता है, कोई बेवकूफ भी समझ जाएगा कि तुम उस पर नजर रख रहे हो। हमें इस केस को सुलझाने के लिए रीजनिंग की जरूरत है। अब जरा इधर साइड वाली उस लड़की को देखो। तो यहाँ इस अनजान लड़की को देखते ही हामुरा को पहली नजर का प्यार हो जाता है। तब आकिची फिर से हामुरा को टोक कर कहता है, मेरे ख्याल से यही लड़की वो ट्रेडर है जो कैंटीन स्टाफ को घूस देती है। जरा देखो, इसने इतनी गर्मी के मौसम में भी बहुत गर्म और बड़े कपड़े पहने हैं। शायद इन कपड़ों में इसने पैसे छिपाए होंगे। लेकिन यहाँ वो लड़की बगैर कुछ किए अपना सामान लेकर वापस आ जाती है। हामुरा कहता है, कुछ भी तो नहीं हुआ। आकिची कहता है, तुम में सब्र की कमी है, थोड़ा सब्र रखो। आगे इंतजार करते हुए 4 बज चुके थे और सभी स्टाफ्स घर जा रहे थे। इसे देख हामुरा को अजीब लगता है। तब आकिची कहता है, हम यहाँ फिर से आएंगे। ऐसा कहकर आकिची चला जाता है। फिर ये दोनों हॉल की तरफ पहुँचती हैं। इधर हॉल में काफी भीड़ थी। तब आकियामा बताता है कि कोई प्रोफेसर के ऑफिस का दरवाजा तोड़कर कुछ चीजें चुरा गया। तो इसे सुन आकिची सबको साइड करते हुए प्रोफेसर के दरवाजे के पास जाता है और अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकालकर डोर को अच्छे से चेक करके बताता है कि किसी ने डोर से छेड़छाड़ की थी। इतना कहकर आकिची इस घटना का समय पूछता है। तब आकियामा बताता है, प्रोफेसर 1 से 4 बजे के बीच ऑफिस से बाहर गए थे और जब वापस लौटे तो उनका कमरा बिखरा हुआ था और चाबी कमरे से गायब थी। तभी इधर हामुरा उसी अनजान लड़की को नोटिस करता है और तभी आकिची हामुरा को फिर से टोक कर प्रोफेसर के कमरे में घुस जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मैं इस घटना के गुनहगार को 1 मिनट में पकड़ लूंगा। खैर, आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ रखते हैं? तब प्रोफेसर शेल्फ की तरफ इशारा करता है। अब आकिची पूरे कमरे को देखकर कहता है, गुनहगार इस कमरे में रखे हर सामान को अच्छे से जानता था, इसलिए उसने जानबूझकर कई सारे इंपॉर्टेंट चीजों को हाथ तक नहीं लगाया और सिर्फ अनइम्पॉर्टेंट चीजों से कमरे को तहस नहस करके चला गया। ऐसा कहकर आकिची वापस कमरे से बाहर आता है और सभी से एक एक करके सवाल पूछने कहता है, लेकिन इनमें से कोई इंटरेस्टेड नहीं था। तभी वो लड़की आकर कहती है, आपको क्या लगता है कमरे के डोर को खराब करके अंदर घुसने में कल्प्रिट को कितना वक्त लगा होगा? आकिची कहता है, जिस हिसाब से डोर खराब किया गया था उस हिसाब से लगभग 10 से 15 मिनट। वो लड़की कहती है, इन 10 से 15 मिनट के बीच गुनहगार को कैसे यकीन हुआ कि उसे कोई नहीं पकड़ने वाला? आकिची कहता है, क्योंकि लंबा रास्ता होने के कारण इस हॉल में बहुत कम, लगभग ना के बराबर लोग विजिट करते हैं। वो लड़की कहती है, हॉल के रास्ते से नहीं लेकिन इस खिड़की की तरफ देखिए। यहाँ सामने कैंटीन की विंडो सीट में जो लोग बैठे थे वह कल्प्रिट को आसानी से देख सकते थे। मेरे ख्याल से वहाँ बैठने वाले लोग सीट एडवांस करके बैठे होंगे ताकि कल्प्रिट अपना काम आसानी से कर सके।
आकिची कहता है तो तुम्हारा मतलब खिड़की की उस तरफ जो भी बैठा होगा वो कल्प्रिट का पार्टनर होगा। ऐसा कहकर आकिची हामुरा को उन आदमियों का पता करने कहता है जो 1 से 4 बजे के बीच कैंटीन के इस विंडो सीट में बैठे थे। तो हामुरा कहता है कि 1 से 4 बजे के बीच तो हम दोनों खुद उस विंडो सीट में बैठकर कैंटीन स्टाफ पर नजर रख रहे थे। इसे सुन लड़की कहती है तो आप दोनों को जिसने वहाँ बिठाया था वही असली कल्प्रिट होगा और उसी ने ऑफिस से क्वेश्चन पेपर्स चुराए हैं। इसे सुन आकिची गुस्से से आकियामा की तरफ बढ़ता है तो यहाँ आकियामा इन्हें चिढ़ा रहा था क्योंकि उसने इन दोनों को बेवकूफ बना दिया। आगे आकियामा के पकड़े जाने के बाद ये दोनों डिनर कर रहे थे। तभी वो लड़की इन्हें ज्वाइन करके अपना नाम बताती है कि मेरा नाम केंसाकी हिरुकी है और मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और मैंने आप दोनों की काफी तारीफें सुनी है। यहाँ आकिची राउंड एंड राउंड घुमाने की जगह डायरेक्ट पॉइंट में आने कहता है। तब हिरुकी बताती है मैं इधर आप दोनों से एक डील करने आई हूँ। आप दोनों ने यूनिवर्सिटी के एक स्टडी ग्रुप रॉक फेस्टिवल के बारे में सुना होगा। अपने नाम की तरह ही इस ग्रुप में पढ़ाई से ज्यादा रॉकिंग म्यूजिक प्ले किए जाते हैं। खैर हर साल इस ग्रुप के खास मेंबर्स को लेक के पास बने सीजिंसू नाम के हाउस में इनवाइट किया जाता है और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भी वहाँ आकर इस ग्रुप का हिस्सा बने। तो यहाँ आकिची इस डील को सुनते ही ठुकरा देता है, लेकिन हिरुकी कहती है मैं आपको असल बात तो अब बताने जा रही हूँ। असल में कुछ दिनों पहले रॉक फेस्टिवल क्लब की 2 मेंबर्स को खून से भरा लेटर मिला। उसमें लिखा था कि इस साल कौन अपनी सैक्रिफाइस देगा। इस लेटर के मिलने के कुछ दिनों बाद ही हमारे क्लब की वो फीमेल मेंबर हमेशा के लिए गायब हो गई, इसलिए कोई भी डर के मारे हमारे क्लब को ज्वाइन नहीं कर रहा है। संक्षिप्त में कहें तो आपको ये केस लेना चाहिए क्योंकि इसमें लेक के पास बना एक मिस्टीरियस हाउस, एक धमकी भरा लेटर और एक गुमशुदा क्लब मेंबर का रहस्य शामिल है। तो इतना सुन आकिची ये केस लेने राजी होता है, लेकिन हामुरा कहता है आपने ये सब बताने से पहले किसी डील के बारे में बात की थी, आखिर वो डील क्या है। हिरुकी कहती है बस ये कि आप दोनों मुझसे मेरे बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे, जैसे मैंने आप दोनों को इस क्लब के लिए अप्रोच क्यों किया वगैरह वगैरह। हामुरा मन ही मन सोचता है पर इसने तो पहले ही क्लब को ज्वाइन करने का रीजन हमें बता दिया है। फिर अगली सुबह हिरुकी इन दोनों को अपने साथ रॉक फेस्टिवल के उसी बड़े से सीजिंसू हाउस की तरफ लाती है और बताती है कि सीजिंसू हाउस असल में एक पेंशन हाउस है जिसे यहाँ के एक अमीर आदमी ने खरीदा था। ऐसा कहकर ये तीनों सीजिंसू हाउस के अंदर बढ़ते हैं और यहाँ आते ही इनकी सबसे पहली मुलाकात मैनेजर कानो से होती है। कानो इस हाउस का मैनेजर है और सभी गेस्ट की देखभाल करना उसकी ड्यूटी है। यहाँ जैसे ही मैनेजर अपना इंट्रोडक्शन देता है वैसे ही वहाँ इस क्लब के 2 और मेंबर्स आ जाती हैं। इनके आते ही हिरुकी इन्हें हामुरा और आकिची से इनकी पहचान कराती है। इनमें से लड़के का नाम शिंडो था जो कि इस क्लब का सेक्रेटरी है। वहीं शिंडो के साथ वाली लड़की का नाम रिका है और ये दोनों अभी रिलेशन में है। रिका बताती है मुझे इस रॉक फेस्टिवल क्लब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन शिंडो की वजह से मैं यहाँ आई हूँ। ऐसा कहकर रिका इन्हें अपना फील्ड ट्रिप का बनाया हुआ पैम्पलेट दिखाती है। इस पैम्पलेट के अंदर सीजिंसू हाउस का पूरा नक्शा था। इधर शिंडो इन्हें बताता है कि हम सभी को 12 बजे बारबेक्यू पार्टी को अटेम्प्ट करने बैकयार्ड में मिलना होगा। वहां हम अपने बाकी क्लब मेंबर्स से इंट्रोड्यूस होंगे, उसके बाद ही हम में से कोई रॉक फेस्टिवल अटेम्प्ट करने जाएगा। तो इसके बाद मैनेजर इन सभी को रिफ्रेशमेंट के लिए 2nd फ्लोर की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन लिफ्ट की कैपेसिटी सिर्फ 3 लोगों के जाने की ही थी, इसलिए रिका और शिंडो लिफ्ट से उतर जाती हैं। फिर मैनेजर सिर्फ हामुरा, आकिची और हिरुकी के साथ 2nd फ्लोर में एंटर होता है। यहाँ आते ही ये तीनों नोटिस करते हैं कि ये पूरा कमरा एंटीक सामानों से भरा हुआ था। साथ ही यहाँ कुछ मशहूर फिलोसोफर्स की मूर्तियां थी। आकिची यहाँ स्मार्ट बनने के लिए इन सभी फिलोसोफर्स के नाम बताता है, लेकिन हामुरा देखता है कि इन सब के नाम उन मूर्तियों के ठीक नीचे ही लिखे हुए थे। अब कानो रिफ्रेशमेंट और लंच सर्व करके वहाँ से चला जाता है। तभी हीरो की पैम्पलेट का नक्शा देख कर कहती है अरे वाह, ऊपर की छत में एक बड़ा सा बेल है, मैं उस बेल को बजाने जा रही हूँ। तो इसे सुन हामुरा भी हारुकी के साथ ऊपर जाने लगता है, लेकिन आकिची हामुरा को रोककर अपने पास बुलाता है और फिर हिरुकी की वहाँ से जाने के बाद हामुरा से कहता है उस खतरनाक लड़की से बच कर रहो। मेरे एक डिटेक्टिव एजेंसी वाले फ्रेंड ने मुझे बताया कि इस हिरुकी सान ने अनगिनत क्रिमिनल केसेस सुलझाए हैं और एक समय पर पुलिस को भी कड़ी टक्कर दी है। हामुरा एक्साइटेड होकर कहता है इसका मतलब हमारे बीच एक असली जासूस है। आकिची गुस्से में कहता है नहीं, इसका मतलब हमारे बीच हमारी दुश्मन है। हमें अपने आप को किसी भी कीमत पर उससे ज्यादा स्मार्ट दिखना है, समझे।
इतना कहते वक्त हिरुकी छत में लगी वो बड़ी सी बेल बजा देती है। वहीं इसके थोड़ी देर बाद ही रॉक फेस्टिवल शुरू हो गया था। इस फेस्टिवल में सिंगर्स गाना गा रहे थे और बहुत सारे वॉलंटियर्स डांस कर रहे थे। तभी वहाँ एक अनजान वैन आती है और तभी इतने में ही सीन कट होकर बारबेक्यू पार्टी में शिफ्ट होता है। इधर शिंदो सभी मेंबर्स को नाना मिया सेनपाई से इंट्रोड्यूस कराता है। असल में ये पूरा घर नाना मिया की फैमिली का था और नाना मिया ने ही ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था। वहीं युआन नाम के एक और रईस स्टूडेंट ने मील के सारे पैसे लगाए थे। यहाँ खुद की तारीफ कराने के बाद नाना मिया एक छोटी सी स्पीच देता है जिसमें उसका एटीट्यूड साफ झलक रहा था। इधर आकेची और हामुरा को छोड़कर 5 और नए स्टूडेंट शामिल हुए थे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। दूसरी तरफ उस वैन से कुछ अनजान लोग एक रेड कलर की सिरिंज को भरकर फेस्टिवल की तरफ बढ़ते हैं। वहीं इस तरफ आकेची हामुरा से कहता है, हम दोनों सभी से नॉर्मल बातचीत करते हुए उस धमकी भरे लेटर को लिखने वाले का पता लगा लेंगे। ऐसा कहकर आकेची क्लब के मेंबर्स से बात करने चला जाता है, लेकिन यहाँ कोई भी आकेची को सीरियस नहीं लेता। वहीं हामुरा इस सोच में था कि अगर हिरुकी खुद एक डिटेक्टिव है तो उसने उन दोनों को हायर क्यों किया, लेकिन हामुरा अपनी शर्त के कारण ये सवाल हिरुकी से पूछ नहीं सकता था। तभी इधर हामुरा की मुलाकात तकाको नाम की लड़की से होती है। तकाको जानती थी कि हामुरा को मिस्ट्री नॉवेल्स जैसी चीजों में काफी इंटरेस्ट है। यहाँ बात करते वक्त तकाको अचानक से टॉपिक बदलकर हामुरा को नाना मिया के बारे में बताती है कि नाना मिया के फादर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिस कारण नाना मिया के पास पैसों की कोई कमी नहीं, इसलिए तकाको नाना मिया से शादी करना चाहती है। तो यहाँ हामुरा समझ नहीं पाता कि वो ये सब उसे क्यों बता रही है। तभी इतने में वहाँ मिसुओ नाम का दूसरा क्लब मेंबर गलती से ड्रिंक नीचे गिरा देता है और फिर नाना मिया उसे दूसरी ड्रिंक लेने वापस भेजता है। मिसुओ के जाने के बाद नाना मिया खड़ा होकर रीका के पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिससे रीका अनईजी फील करने लगती है। पर तभी वहाँ रीका का बॉयफ्रेंड शिंदो आकर इस सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करते हुए रीका को नाना मिया के चुंगल से छुड़ा लेता है। इधर नाना मिया की तरह ही युआन भी क्लब के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मिदोरी को परेशान कर रहा था। वहीं इन्हें रोकने वाला इधर कोई नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही काफी रिच क्लास के लोगों के बच्चे थे। दूसरी तरफ फेस्टिवल के दौरान एक लड़का अचानक से बेहोश हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ उसके अलावा और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट गिरकर बेहोश हो रहे थे, जिस कारण वहाँ डॉक्टर को बुलाने की नौबत आ जाती है। फिर शाम के समय क्लब के मेंबर्स रॉक फेस्टिवल अटेंड करने रास्ते में निकल जाती हैं। इस बीच हम देखते हैं कि ताकाको नाना मिया से घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाना मिया ताकाको को घास तक नहीं डालता। रात में आकेची और हामुरा रॉक फेस्टिवल के अंदर थे। तभी इधर हामुरा एक लड़की को देखता है जो कि कुछ ढूंढ रही थी। हामुरा उस लड़की से पूछने की कोशिश करता है कि आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हो। तब यूमिको नाम की वो लड़की बताती है, मेरा फोन गुम हो गया है। तभी आकेची हामुरा को अपनी तरफ खींचकर कहता है, तुम लड़कियों पर ट्राई काफी अच्छा मारते हो। दूसरी तरफ यूमिको का फोन नाना मिया और युहान के हाथों लग गया था। यहाँ ये दोनों यूमिको की गैलरी में उसकी फोटो देखकर डिसाइड करती हैं कि उसे उसका फोन लौटाकर उसके साथ फ्लर्टिंग करेंगे। फिर इसी मकसद से ये दोनों यूमिको के पास जाकर उसका फोन उसे लौटाती हैं और बताती हैं कि ये हमें जमीन में फिका मिला। तब ये सुन यूमिको इन दोनों को थैंक्स करती है। तब ये दोनों यूमिको के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे अपने क्लब हाउस मेंशन में इनवाइट करती हैं और बताती हैं कि आप हमारे मेंशन में पूरी रात ठहर सकती हैं, वहीं आपको एक अलग से कमरा भी मिलेगा। ऐसा कहकर ये दोनों यूमिको को ले जाती हैं। इसे देख आकेची समझ जाता है कि असली ठरकी तो ये दोनों बिगड़े हुए लड़के हैं। दूसरी तरफ इस रॉक फेस्टिवल के दौरान ताकाको पेड़ के पास किसी आदमी को नोटिस करती है और यहाँ वो आदमी जैसे ही पीछे मुड़ता है तो ये असल में एक ज़ॉम्बी था। इसे देख ताकाको घबरा जाती है और तभी ज़ॉम्बी ताकाको को काट लेता है। वहीं दिखाती है कि इसी तरह रॉक फेस्टिवल में भी कुछ ज़ॉम्बीज वहां आए वॉलंटियर्स को काट लेती हैं, जिससे वह वॉलंटियर्स भी ज़ॉम्बीज में तब्दील होने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें जो सिरिंज दिखाया गया था असल में वो एक ज़ॉम्बी वायरस था। खैर यहाँ थोड़ी ही देर में हड़कंप का माहौल बन जाता है और ये सब देखकर हामुरा घबरा गया था। तभी आकेची हामुरा को खींचकर अपने पास लाता है और कहता है, पेंशन हाउस मर्डर केस की शुरुआत हो गई है और बहुत जल्द एक मर्डर होने वाला है, लेकिन मैं मर्डर होने से पहले ही
जानता हूँ कि हत्यारा कौन है। ऐसा कहकर आकेची हामुरा को किलर का नाम बताने ही वाला होता है कि तभी वहाँ उनकी तरफ ज़ॉम्बीज आ जाती हैं, इसलिए ये दोनों यहाँ से भागने लगती हैं। अब भागते वक्त आकेची देखता है कि युमिको गाड़ी में फंसी हुई थी और सारे ज़ॉम्बीज उसे इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इसे देख आकेची चुटकी बजाते हुए उन सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करता है। वहीं इस वक्त तक युमिको गाड़ी से भागकर निकलकर साइड से होते हुए आकेची की तरफ आती है और फिर ये दोनों यहाँ से भाग जाती हैं। दूसरी तरफ हामुरा शिजिंसु हाउस के पास पहुंच गया था और यहाँ आकर हामुरा को रियलाइज होता है कि आकेची उसके साथ नहीं है। इधर हामुरा देखता है कि हाउस में बहुत सारे ज़ॉम्बीज घुसने की कोशिश कर रहे थे। वहीं सीढ़ियों के पास एक हैट गिरी हुई थी। हामुरा को याद आता है कि ये हैट तो हीरो की पहन दी है, यानी हीरो की शिजिंसु हाउस के अंदर होगी। इसलिए हामुरा आकेची की तरफ जाने की जगह मेंशन के पास वाले ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। इतनी देर में मेंशन के अंदर से मैनेजर और हीरो की ज़ॉम्बीज को मारने के लिए हथियार लेकर आते हैं। फिर इधर एक एक करके क्लब के सारे मेन मेंबर्स किसी तरह शिजिंसु मेंशन के पास पहुंचते हैं। इधर हालत बस से बदतर हो गई थी, इसलिए अब तक जितने भी मेंबर्स यहां पहुंचने में कामयाब हुए थे वह सभी मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन हामुरा जाने से मना करता है क्योंकि उसका सीनियर आकेची सान अभी भी मिसिंग था। तभी हामुरा को इधर आकेची दिख जाता है। यहाँ आकेची अपने साथ युमिको को लेकर शिजिंसु हाउस के एकदम नजदीक पहुँच गया था, लेकिन तभी युमिको को बचाने के चक्कर में आकेची खुद ज़ॉम्बी के बीच फंस जाता है और यहाँ हामुरा के सामने ज़ॉम्बी आकेची को पकड़ लेते हैं। बस इतना देखते ही हामुरा को उसके क्लब मेंबर्स खींचकर शिजिंसु हाउस के अंदर ले चलती हैं, जिससे ज़ॉम्बीज अंदर नहीं आ पाते। अंदर आते ही हामुरा मानो सदमे में चला गया था, लेकिन यहाँ हामुरा से भी ज्यादा सदमे में शिंदो था। असल में शिंदो की गर्लफ्रेंड रिका भी बाहर छूट गई थी, इसलिए शिंदो उसे लेने जा रहा था, लेकिन ये सभी शिंदो को बाहर जाने से रोक लेती हैं क्योंकि अब तक रिका भी ज़ॉम्बी बन गई होगी। तो इसे सुन शिंदो रोने लगता है। यहाँ इस मेंशन में मैनेजर, मित्सुओ, मिदोरी, नामामिया, युहान, युमिको, हामुरा, हारुकी और दो न्यू कपल्स मैडम डीमे और पार्क भी फंस गए थे। साथ ही इधर किसी का इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा था। वहीं मैनेजर बताता है कि हमारे पास फूड काफी कम बचा हुआ है। इसे सुन नामामिया उन दोनों कपल्स के पास जाकर उन्हें यहाँ से जाने कहता है क्योंकि ये दोनों उसके क्लब का हिस्सा नहीं थे। लेकिन ये दोनों यहाँ से जाने से साफ मना कर देती हैं और बताते हैं कि युमिको भी एक आउटसाइडर है, पर तुम्हें उससे कोई शिकायत नहीं। तो इस जवाब को सुन नामामिया फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी जगह में वापस बैठ जाता है। तभी अगले कमरे से शिंदो बाहर निकलता है। इसे देख युहान पूछता है, क्या तुम अभी भी बाहर जाने का प्लान कर रहे हो? शिंदो कहता है, मैं बस एक बार रिका के सामानों को देखना चाहता हूँ। इसे सुन मैनेजर कहता है, जरा रुको, सभी के पर्सनल रूम्स लॉक हैं जो कि सिर्फ मेरी मास्टर की से ही खुलेंगे। ऐसा कहकर कानो शिंदो को लेकर रिका के कमरे की तरफ जाने लगता है। शिंदो के जाते ही ये सभी आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर अचानक लोगों को क्या हो गया और ये लोग हमें मारना क्यों चाहते हैं। तो यहाँ हामुरा बताता है कि किसी ने इन सभी पर ज़ॉम्बी वायरस इंजेक्ट कर दिया है, जिस कारण इनकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो गई है और इन लोगों का सिर्फ एक पर्पस है, हमें भी अपनी तरह इस वायरस से इन्फेक्ट करके अपनी स्पीशीज में शामिल करना। इतना बताते ही शिंदो उस हॉल में रिका के सामान के साथ वापस आता है और अपने कमरे का दरवाजा लगा लेता है। फिर मैनेजर सबसे कहता है, शायद अब हमें सोने चले जाना चाहिए। युहान कहता है, सभी सोने से पहले सेफ्टी के लिए एक हथियार अपने साथ रख लो। तो इसे सुन सभी उसी मेंशन में रखे सारे एंटीक वेपन्स उठा लेते हैं। तभी इधर नानामिया को आंखों में दर्द होने लगता है। तब युमिको नानामिया की नजरों में अच्छा बनने के लिए उसे अपना आई ड्रॉप देती है। अब मैनेजर सभी को इकट्ठा करके उन्हें उनके रूम का की कार्ड देता है, जिसके हाथ में जिस नंबर की आई वो उसी रूम में रहेगा। अब अपने अपने कमरे की चाबी लेकर सभी सोने चले जाते हैं। फिर आधी रात में जब मिदोरी हॉल में पानी लेने आती है, तभी उसे वहां सोफे पर मिस्टर पार्क दिखते हैं। पार्क जैसे ही मिदोरी के करीब आती हैं, वैसे ही मिदोरी देखती है कि पार्क ज़ॉम्बी बन चुके थे। इसे देख मिदोरी जोर से चिल्लाती है। मिदोरी की आवाज सुन हामुरा और बाकी मेंबर्स की नींद टूट गई थी। अब ये सारे एक साथ आकर पार्क को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन पार्क पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। तभी इतने में ही वहां नानामिया पार्क के सर में अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे पार्क की वहीं मौत हो जाती है।
अब हिरुकी पार्क की बॉडी के पास जाकर कहती है, शायद पार्क को यहाँ आने से पहले ही किसी ज़ॉम्बी ने काटा था। ये देखो, पार्क के पैर में ज़ॉम्बी के काटने के निशान है। इसे देख सभी घबरा जाते हैं। हिरुकी आगे कहती है, कुछ अजीब नहीं है, इतने शोर शराबे के बाद भी क्लब का आखिरी मेंबर शिंदो अपने कमरे से बाहर नहीं आया। ऐसा कहकर हिरुकी शिंदो के कमरे की तरफ बढ़ती है और तभी हिरुकी को शिंदो के दरवाजे में एक पेपर मिलता है। इसमें लिखा था, डिनर के लिए शुक्रिया। इसे पढ़ने के बाद मैनेजर, जिसके पास सभी कमरों की मास्टर की थी, वो अपनी की से शिंदो का दरवाजा खोलता है तो यहाँ इन सभी को बालकनी के पास शिंदो घायल अवस्था में दिखता है। शिंदो के शरीर में किसी ज़ॉम्बी के काटने के निशान थे। अचानक शिंदो ज़ॉम्बी बनते ही इन सभी के करीब बढ़ने लगता है, जिसे देख मिस डैमी घबराकर अपना भाला शिंदो की आंख में घुसा डालती है, जिससे शिंदो भी मारा जाता है। तभी हामुरा देखता है कि इस कमरे में भी एक लेटर था जिसमें लिखा था, मील के लिए शुक्रिया। आगे ये सभी हॉल में पहुंचती हैं और यहाँ हिरुकी इन्हें बताता है कि मुजरिम अभी भी हमारे बीच है, क्योंकि डिनर वाला लेटर जो हमें पहले मिला था वो शिंदो शान के दरवाजे के एंट्री डोर में लगा हुआ था। यानी कि हत्यारे ने सबसे पहले शिंदो शान पर हमला किया और फिर शिंदो के कमरे से बाहर आकर मिस्टर पार्क को अपना अगला टारगेट बनाया। युहान कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि शिंदो को मिस्टर पार्क ने ही इन्फेक्ट किया हो। हामुरा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शिंदो शान पूरी तरह खून से घायल था, जैसे उसे किसी ज़ॉम्बी ने बाइट किया हो। लेकिन मिस्टर पार्क के माउथ या कपड़ों में कहीं शिंदो के खून का एक कतरा तक नहीं था। मित्सुओ कहता है, साथ ही कोई ज़ॉम्बी इस तरह लेटर नहीं लिख सकता, जरूर इस सब में कोई इंसान शामिल है। मिदोरी कहती है, कहीं ये जो भी हो रहा है इस सब का रिलेशन उस धमकी भरे लेटर से तो नहीं जिसमें लिखा था कि कौन इस साल सैक्रिफाइस देगा, क्योंकि अब तक हमें 2 और ऐसे लेटर्स मिल चुके हैं। हामुरा कहता है, वैसे आखिरी साल इस क्लब में एक लास्ट फीमेल मेंबर थी जो अचानक से कहीं गायब हो गई, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? तो क्लब के इस गुमशुदा मेंबर के बारे में सुनते ही नाना मियाँ अचानक गुस्सा होकर कहता है, मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी, मैं अपने कमरे में बंद होकर सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नाना मियाँ चला जाता है। अब हिरुकी हामुरा के पास आकर उसे अपने साथ शिंदो के कमरे की तहकीकात करने बुलाती है। फिर ये दोनों शिंदो की लाश को साइड में रखकर वहाँ की छानबीन करती हैं। तभी हामुरा हिरुकी से कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। असल में आकेची सान ने ज़ॉम्बी का शिकार होने से पहले मुझे बताया था वो पेंशन हाउस केस के असली गुनहगार को जानता है। हिरुकी कहती है, आकेची बहुत बेहतरीन डिटेक्टिव था। हामुरा कहता है, आप भी तो एक डिटेक्टिव हो, मैंने सुना है कि आपने बहुत सारे केसेस सुलझाए हैं। तो इसे सुन हिरुकी झिझकते हुए गेट के लॉक को चेक करने लगती है। तब हामुरा बताता है, इन लॉक्स को कमरों के अंदर वाला आदमी ही जब चाहे तब खोल सकता है। तो इसे सुन हिरुकी को एक आइडिया आता है। आगे हिरुकी सभी को शिंदो के कमरे के पास एक ट्रिक दिखाने लाती है कि कल्प्रिट शिंदो के कमरे में कैसे गया होगा, और इसमें हिरुकी की मदद हामुरा करेगा। सबसे पहले ये लोग युहान को शिंदो के कमरे की चाबी देकर उसे शिंदो के रूम में भेजते हैं और दरवाजा अंदर से बंद करने कहते हैं। फिर हामुरा अपना काम शुरू करता है। हामुरा एक चपटे हुए हैंगर को दरवाजे के नीचे से ले जाकर टेढ़ा करके उसे हुक में फंसाकर दरवाजा खोल देता है। इसे देख युहान तालियां बजाता है, लेकिन डोर गार्ड अभी भी लॉक था। डोर गार्ड खोलने के लिए हामुरा एक रिबन को डोर लॉक में फंसाता है और दरवाजे को अच्छे से लगाकर रिबन को हल्के से खींचता है, जिससे डोर लॉक अपने आप हट जाती है। इसे देख सभी हैरान होते हैं, लेकिन मिस डैमी कहती है, इतना सब एक ज़ॉम्बी बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इसे सुन सभी यहाँ से चले जाते हैं और किसी को हामुरा के इस ट्रिक पर यकीन नहीं होता। आगे हिरुकी अपने कमरे में अजीब तरह से सो रही होती है कि तभी ज़ॉम्बीज पीछे के दरवाजे में दबाव डालकर उसे तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं। दूसरी तरफ हिरुकी जैसे ही अपना कमरा खोलती है तो उसे बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखते हैं, लेकिन हिरुकी किसी तरह उनसे बचकर अपना दरवाजा वापस लॉक कर लेती है। वहीं हामुरा को मैनेजर आवाज लगाकर बाहर बुलाता है और बताता है कि ज़ॉम्बीज अंदर घुस आए हैं। इधर ये ज़ॉम्बीज फर्स्ट फ्लोर के हॉल में आ चुके थे और इनसे बचने के लिए क्लब मेंबर्स बीच वाले कमरे का रास्ता बंद कर रहे थे। तभी हामुरा को याद आता है कि हिरुकी उसी फर्स्ट फ्लोर में फंसी हुई है। ऐसा कहकर हामुरा जल्दी से नाना मियाँ के कमरे की तरफ भागता है, क्योंकि इसी कमरे के बाहर बालकनी थी, लेकिन यहाँ नाना मियाँ अपना कमरा नहीं खोलता। तब हामुरा के कहने पर मैनेजर मास्टर की का इस्तेमाल करके नाना मियाँ का कमरा ओपन करता है, लेकिन यहाँ अंदर आते ही नाना मियाँ हामुरा पर अटैक कर देता है।
दरअसल नाना मिया ज़ॉम्बी से काफी घबराया हुआ था। हामुरा नाना मिया को साइड करके बालकनी की तरफ भागता है और हिरोकी को आवाज लगाता है। तब हिरोकी बालकनी के पास आकर इनसे मदद मांगती है। तभी मैनेजर एक लेटर से भरा बॉक्स लाता है और अब ये लोग उस लेटर को हिरोकी की तरफ बढ़ाने लगते हैं। फिर हिरोकी इस लेटर से चढ़कर ऊपर आती है, जिससे हिरोकी की जान बच गई थी। अब ये सभी सेकंड फ्लोर के हॉल में जमा होती हैं। यहाँ यूहान सभी से कहता है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्यों ना हम सभी अपने अपने कमरे का दरवाजा खोल कर रखें, ताकि अगर ज़ॉम्बी अचानक से हम पर हमला करे तो हम भाग सके। लेकिन इस पर ग्रुप की कोई भी लड़की सहमत नहीं होती। यूहान कहता है, ठीक है, फिर लड़कियों को छोड़कर सारे लड़के अपना दरवाजा खोल कर रखेंगे और सिर्फ सोते समय ही अपना कमरा लॉक करेंगे। अगली सुबह हामुरा इस मेंशन हाउस का मैप देख रहा था। तभी हामुरा इसके रूफटॉप में लगी बेल देखता है। इसे देख हामुरा को याद आता है कि हिरोकी भी इसी बेल को देखने ऊपर गई थी, इसलिए हामुरा भी ऊपर जाता है। तो यहाँ यूहान पहले से ही मौजूद था। हामुरा यूहान से पिछले साल गायब हुई इस लड़की के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन यूहान किसी तरह बहाना करके उसे उस गुमशुदा लड़की के बारे में कुछ नहीं बताता। इसी के पैलर में पूरे मेंशन में एक काफी लाउड म्यूजिक बज रहा था, जिससे मित्सुओ काफी परेशान था। फिर मित्सुओ इस बारे में मैनेजर को बताता है। मैनेजर कहता है, ये म्यूजिक सर यूहान के कमरे से बज रहा है। ऐसा कहते ही म्यूजिक थोड़े समय के लिए पॉज होता है और फिर वापस से बजने लगता है। इसी से परेशान होकर मैनेजर यूहान के कमरे के पास जाता है और कोइंसिडेंटली उसी वक्त यूहान रूप से नीचे अपने कमरे की तरफ आ रहा था। मैनेजर यूहान को आते ही बताता है कि आपकी लाउड म्यूजिक से बाकी मेंबर्स को परेशानी हो रही है। तब यूहान मैनेजर पर थोड़ा भड़कते हुए अपनी म्यूजिक प्लेयर को बंद कर देता है। अब ऐसे ही रात के समय डिनर करने पर इन्हें रेडियो से पता लगता है कि गवर्नमेंट अभी तक इस ज़ॉम्बी वायरस का तोड़ निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे पहले किसी ने इस तरह का वायरस नहीं देखा था। शायद ये कुछ आतंकवादियों का काम है। इसे सुन हामुरा कहता है, यानी ये एक मैन मेड वायरस है। हिरोकी कहती है, लेकिन आखिर कोई ऐसे खतरनाक वायरस को इस जगह क्यों फैलाएगा। तभी इतने में ही वहाँ मिदोरी एक डिश लेकर आती है और अब ये लोग उसे खाने लगते हैं। खाने के बाद हामुरा को छोड़कर सभी को अचानक नींद जैसा फील होने लगता है और ये सभी अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। युमिको का कमरा हामुरा के ठीक आगे था। तभी युमिको हामुरा से कुछ पर्सनल बातचीत करने उसके कमरे में आती हैं और हामुरा से कहती हैं, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। असल में आपके साथी मिस्टर आकेची मेंशन से सिर्फ एक सीढ़ी की दूरी पर थे, लेकिन उन्होंने खुद की जगह मुझे धक्का देकर मेंशन के अंदर भेज दिया, यानी उनकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। हामुरा कहता है, आप कुछ ज्यादा सोच रही हैं, प्लीज उनके ज़ॉम्बी बनने का कसूर खुद पर मत लीजिए। तो इसे सुन मिदोरी हामुरा को गुड नाइट विश करके कमरे से चली जाती है। वहीं अगली सुबह हम मैनेजर को देखते हैं। मैनेजर अचानक से लिफ्ट को अपने आप खुलते हुए देखता है और जब लिफ्ट के पास जाता है तो वहाँ यूहान की लाश थी। इसे देख मैनेजर एकदम से घबराकर चिल्लाने लगता है। आगे सभी उस लिफ्ट के पास जमा होती हैं। तभी इधर हामुरा को पहले की तरह ही नीचे से एक लेटर मिलता है। इस लेटर में लिखा था, बस मीट के एक आखिरी पीस को खत्म करना है। तो इसे सुन हीरो की नींद के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। आगे मैनेजर और हामुरा हिरोकी को उसके बेड में ले जाती हैं। तभी मैनेजर को कमरे से जाने से पहले कुछ याद आता है और मैनेजर एक सेल फोन दिखाते हुए कहता है, जब मैं यूहान की डेड बॉडी देखकर घबरा गया था तभी मेरा हाथ इस अनजान फोन पर पड़ा। ये फोन शायद कातिल का हो सकता है। ऐसा कहकर मैनेजर उस फोन को हामुरा को सौंप कर कमरे से चला जाता है। अब जब हामुरा इस फोन को देखता है तो इसे कोई शॉकिंग बात पता लगती है। आगे हिरोकी अचानक से होश में आती है और हामुरा से इम्प्रेस होकर उसे बताती है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें और आकेची को यहाँ क्यों बुलाया? असल में मैंने बहुत कम उम्र से काफी सारे केसेस सॉल्व करना शुरू कर दिए थे, जिस कारण मेरी फैमिली में मुझसे सभी लोग नफरत करने लगे, इवन मेरे फ्रेंड्स भी। इसलिए मुझे एक फ्रेंड या फिर कहो एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी। और जब मैंने कॉलेज में तुम्हें और आकेची सान को देखा तो आकेची हमेशा तुम पर रौब जमाता रहता था, इसलिए मैंने तुम्हें और आकेची को अलग करने का प्लान बनाया। मैं चाहती थी कि इस हाउस में समय गुजारने के बहाने मैं तुम्हारा माइंडसेट बदल कर तुम्हें अपना असिस्टेंट बना लूंगी, लेकिन हालात अचानक से काफी बिगड़ गए। हामुरा कहता है, हाँ आकेची सान थोड़े घमंडी तो थे, लेकिन अगर वह नहीं होते तो मैं कभी असली केसेस सॉल्व नहीं कर पाता। और कहीं ना कहीं मुझे अभी भी यकीन है कि आकेची सान जिंदा है।
क्योंकि उनके जैसा खुदगर्ज और आलसी आदमी इतनी आसानी से नहीं मर सकता। ऐसा कहकर हामुरा जब तक आकिची नहीं मिल जाता तब तक इस केस में हिरोकी का असिस्टेंट बने रहने मान जाता है और फिर ये दोनों वापस लिफ्ट के पास जाते हैं जहां युहान की लाश मिली थी। यहाँ युहान की लाश को चेक करने पर इन्हें युहान के सर में एक चोट का निशान मिलता है। इसे देख हिरोकी कहती है ज़ॉम्बी के काटने के बाद या पहले युहान के सर पर किसी ने वजनदार चीज से वार किया था, यानी कि ये सब एक इंसान का काम है। हमें इसकी आगे जांच करने के लिए युहान के कमरे में जाना होगा। तो आगे मैनेजर युहान के कमरे को खोलता है और यहाँ कमरे के दरवाजे में युहान ने एक बैग फंसा रखा था। हामुरा कहता है शायद ये बैग युहान ने सेफ्टी के लिए फंसाया होगा, क्योंकि मेरी ट्रिक का इस्तेमाल करके कोई भी की के बगैर कमरे का दरवाजा खोल सकता था, लेकिन इस बैग के फंसने से दरवाजा खुलना नामुमकिन है। इसे देख हिरोकी युहान के कमरे को अच्छे से चेक करती है तो युहान का कमरा एकदम सही सलामत था। हिरोकी कहती है इसका मतलब युहान और किलर के बीच कोई हाथापाई नहीं हुई थी, बल्कि किलर जानता था कि युहान सो रहा होगा, इसलिए किलर चुपके से कमरे में आया और युहान को मारकर अपने साथ घसीटते हुए लिफ्ट की तरफ ले गया। हामुरा कहता है उस रात युहान वैसे भी थका हुआ लग रहा था। इसे सुन हिरोकी कहती है मर्डर से ठीक पहले डिनर के दौरान सभी को अचानक नींद आने लग गई थी, सिर्फ हामुरा को छोड़कर। हामुरा कहता है शायद उस रात डिनर में कुछ ऐसा नशीला खाना था जो मैंने नहीं खाया। ऐसा कहकर हामुरा अपने दिमाग में जोर डालता है और तभी हामुरा को याद आता है कि उसने पूरे डिनर के दौरान बस कॉफी नहीं पी थी। हिरोकी कहती है कॉफी मेकर काउंटर के पास था जिसमें हम में से कोई भी नशीली दवा आसानी से मिला सकता था। हामुरा कहता है लेकिन आखिर हत्यारा युहान के कमरे में आया कैसे? तब ये जानने के लिए ये दोनों युहान के कमरे का दरवाजा चेक करती हैं तो यहाँ दरवाजे के ऊपर मिट्टी की एक परत थी। इसे देख हिरोकी कहती है मेरा अनुमान सही था, किलर ने लॉक खोलने के लिए तुम्हारी वाली ट्रिक यूज की थी। हामुरा कहता है लेकिन लॉक गार्ड को खोलने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए और बगैर दरवाजे को खोले लॉक गार्ड को खोलना नामुमकिन है। तो यहाँ हिरोकी को कुछ समझ नहीं आता कि अगर किलर किसी तरह युहान के कमरे में एंटर करने में कामयाब भी हुआ था तो आखिर उसने युहान को खींचकर इतनी दूर लिफ्ट के पास ले जाकर उसका मर्डर क्यों किया। ऐसा कहते हुए हिरोकी वापस युहान की लाश के पास जाती है और हामुरा को लाश लिफ्ट से हटाने कहती है। तब हामुरा ऐसा ही करता है, जिसके बाद ये दोनों एक साथ लिफ्ट के अंदर घुसते हैं। इधर हिरोकी ऑब्जर्व करती है कि लिफ्ट के कोने में काफी सारा खून फैला हुआ था। दूसरी तरफ गलती से एक ज़ॉम्बी फर्स्ट फ्लोर का बटन दबा देता है, जिससे हामुरा और हिरोकी की लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर यानी कि जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे वहीं आकर रुकती है, जिससे ये दोनों घबरा जाती हैं। लेकिन हामुरा सही समय पर बटन दबाकर लिफ्ट बंद कर देता है। अब ये दोनों फिर से सेकंड फ्लोर में आती हैं। यहाँ हिरोकी हामुरा से कहती है अगर तुम लिफ्ट में किसी का मर्डर करते हो तो खून लिफ्ट के दरवाजे में भी फैलना चाहिए। इसे सुन हामुरा अपने आसपास देखता है तो लिफ्ट के दीवारों पर काफी सारा खून था, लेकिन दरवाजे पर खून का एक धब्बा तक नहीं। हिरोकी कहती है समझे, इसका मतलब युहान को जब मारा गया था तब उसके लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था। हामुरा कहता है अगर ऐसा है तो कम से कम लिफ्ट के बाहर फर्श में तो खून के छींटे होने चाहिए। हिरोकी कहती है हो सकता है कि युहान का मर्डर सेकंड फ्लोर में ना हुआ हो। सोचो, किलर युहान को सोती हुई हालत में खींचकर लिफ्ट की तरफ लाता है और फिर उसे फर्स्ट फ्लोर में भेज देता है। वहां ज़ॉम्बीज युहान को मार डालती हैं और तब किलर लिफ्ट का बटन ऑन करके युहान को वापस इस सेकंड फ्लोर में ले आता है। हामुरा कहता है लेकिन इस केस में तो युहान के साथ ज़ॉम्बी भी सेकंड फ्लोर में आ जाएगा। तो इसे सुन हिरोकी फिर से काफी कंफ्यूज हो जाती है। तभी ये दोनों अपने सामने मैनेजर को स्टैचू की तरफ अजीब तरह से देखते हुए नोटिस करती हैं। तब मैनेजर बताता है योकोसामा की स्टैचू के साथ कुछ गड़बड़ है। नॉर्मली जब मैं योकोसामा के स्टैचू को देखता था तो मेरी आंखें डायरेक्ट इनकी आंखों की तरफ पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तो इसे सुन हामुरा स्टैचू को गौर से देखता है तो उसे स्टैचू के बियर्ड के पास खून का एक कतरा दिखाई देता है। इसे देख हामुरा एक्साइटेड होकर कहता है जरूर किलर ने वेपन के रूप में इस स्टैचू का यूज करके युहान को मारा था। हिरोकी कहती है इसका मतलब किलर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है। हामुरा कहता है मैं समझ गया कि किलर कौन है। ऐसा कहकर हामुरा किलर का नाम बताने ही वाला होता है
कि तभी हिरुकी कहती है, नहीं तुम गलत हो, ये स्टैचू कोई मर्डर वेपन नहीं है। इसे सुन हामुरा हैरान होता है। तब हिरुकी मैनेजर से शिंदो के कमरे का दरवाजा वापस खोलने कहती है, तो मैनेजर ऐसा ही करता है। यहाँ इस कमरे में शिंदो की लाश वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी। इसे देख हिरुकी को याद आता है कि शिंदो अपनी गर्लफ्रेंड रिका के कमरे से कोई सामान लाया था। तो अब ये दोनों रिका के सामानों को शिंदो के कमरे में ढूंढने लगती हैं। तभी हामुरा को याद आता है और वह हिरुकी को उसका फोन देते हुए बताता है कि आपका ये फोन मैनेजर को जमीन में पड़ा मिला था। तो इसे देख हिरुकी काफी एम्बैरेस फील करके कहती है, अब ये मत कहना कि तुमने मेरे फोन में पड़ी हुई सारी फोटोज देखी हैं। हिरुकी कहता है, नहीं मैंने बस कुछ फोटोज देखी थी जिसमें तुम अलग अलग डिशेस खा रही थी। इसे सुन हिरुकी घबराते हुए अजीब बिहेव करने लगती है। असल में हिरुकी का बिहेवियर कुछ कुछ बच्चों जैसा है। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों रिका के सामानों से भरे बैग को ढूंढ लेते हैं। इस बैग में रिका की सैंडल भी थी जिसमें ब्लड लगा हुआ था, बट सेम सैंडल रिका ने हॉल में आते वक्त पहने थे। तो आखिर रिका के सैंडल अचानक से यहाँ कैसे आए। अब मूवी रात में शिफ्ट होती है और सभी गेस्ट खाना लाकर उसे खाने लगते हैं। तभी मैनेजर इनसे कहता है, मुझे आप सबसे युहान के मर्डर से पहले हुए एक हादसे के बारे में बात करनी है। दरअसल कल दोपहर 3 बजे के करीब युहान के कमरे से काफी लाउड म्यूजिक बज रहा था, जिससे परेशान होकर मिसुओ सान ने मुझे इस म्यूजिक को बंद करवाने का रिक्वेस्ट किया। लेकिन इसके जस्ट बाद ही वो म्यूजिक थोड़ी देर के लिए अपने आप ही बंद हो गया और उसके अगले ही पल म्यूजिक पहले की तरफ फिर से बजने लगा। इसलिए मैं मिस्टर युआन को उनके कमरे की तरफ लाया ताकि वो म्यूजिक बंद कर सके। लेकिन सवाल ये है कि अगर मिस्टर युआन अपने कमरे में नहीं थे तो उनका म्यूजिक बीच में बंद किसने किया था। हामुरा मैनेजर की बात को सपोर्ट करते हुए कहता है, हाँ 3 बजे के करीब तो युआन मेरे साथ छत में मौजूद था, हम दोनों वहाँ बातें कर रहे थे। तो इसे सुन हिरोकी को कुछ समझ आता है और वो हामुरा को अपने पास बुलाकर बताती है, मुझे सब समझ आ गया है कि हत्यारा किस तरह युआन के कमरे में कल रात घुसा होगा। ऐसा कहकर हिरोकी हामुरा को हामुरा के कमरे में लाती है और उसके कमरे का लॉक गार्ड ऑन करके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। असल में इस तरह के दरवाजे बगैर किसी की के अंदर और बाहर से बंद किए जा सकते हैं। फिर हिरोकी अचानक बाहर से वो दरवाजा खोल देती है। इसे देख हामुरा हैरान होकर पूछता है, तुमने ये कैसे किया, क्योंकि चाबी के बगैर ऐसा करना नामुमकिन है। हिरोकी कहती है, असल में मेरे पास ये जो की कार्ड है वो तुम्हारे कमरे का है, वहीं ये वाली मेरे कमरे की। इसे मैंने चुपके से तुम्हारी की के साथ बदल दिया था और तुम तब से इसे अपना की समझ रहे थे। यही गलती युहान ने भी की थी। अब युहान सिर्फ रात में ही अपना कमरा बंद करके सोता था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि उसका असली की कार्ड किलर के पास है और इसी का फायदा उठाकर किलर ने युहान को मार डाला। तो इसे सुन हामुरा शॉक होता है कि तभी इन्हें दूसरे कमरे से आवाज आती है कि ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस आए हैं। इसे सुन ये दोनों बाहर निकलते हैं तो यहाँ सारे मेंबर्स दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे थे ताकि ज़ॉम्बी घुसकर अंदर ना आ सके। तभी हामुरा को याद आता है कि नाना मियाँ अभी अपने कमरे के अंदर ही है, इसलिए हामुरा नाना मियाँ के कमरे के पास जाकर उसे आवाज लगाता है। लेकिन यहाँ हामुरा को पता लगता है कि नाना मियाँ खुद एक ज़ॉम्बी बन चुका है। इसे देख हामुरा घबरा जाता है और तभी नाना मियाँ हामुरा को काटने की कोशिश करता है। यहाँ हामुरा के साइड में मिदोरी एक भाले के साथ खड़ी थी। मिदोरी हामुरा को बचाने के लिए उस भाले से नाना मियाँ के सर को फोड़ डालती है, जिससे नाना मियाँ यहीं मारा जाता है। वहीं अब तक ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए थे, इसलिए ये सभी एक साथ भागकर एक बड़े से कमरे का दरवाजा लगा देती हैं, जिससे ज़ॉम्बीज़ अंदर नहीं आ पाते। यहाँ मैनेजर कहता है, हम इन ज़ॉम्बीज़ को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, हमें उनका सामना करना होगा। इसे सुन सभी डर जाती हैं। तब युमिको हारुकी से कहती है, क्या आपको अभी तक पता नहीं लगा कि हम यहाँ इस सिचुएशन में किसकी वजह से फंसे हैं? शिंदो, नामामिया और युहान की हत्या किसने की है? हामुरा कहता है, अभी इस सब के बारे में बात करने का समय नहीं है। युमिको कहती है, मैं गुनहगार का नाम जाने बगैर चैन से मरना नहीं चाहती। तब यहाँ युमिको की बात से डैमी भी राजी होती है और अब यहाँ हिरोकी कहती है, अगर तुम कल्प्रिट का नाम जानना ही चाहती हो तो ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें शिंदो सान की डेथ के बारे में जानना होगा। अजीब बात ये थी कि शिंदो सान को किसी ज़ॉम्बी ने काटा था, लेकिन ज़ॉम्बी शिंदो की लाश को उसके कमरे तक नहीं ले जा सकता। साथ ही हर क्राइम सीन में हमें कुछ अजीब लेटर्स मिले थे। इन सभी चीज़ों को देखकर मेरा दावा है कि इस हत्या में एक ज़ॉम्बी और एक इंसान दोनों शामिल थे। ऐसा कहकर हिरोकी मैनेजर को शिंदो का कमरा खोलने कहती है, जिसके बाद ये सभी शिंदो के कमरे में जाते हैं। यहाँ शिंदो के मैट्रेस को चेक करने पर इन्हें खून के कुछ धब्बे मिलते हैं। इसे देख हिरोकी बताती है, शिंदो के मरने से पहले उसके साथ इस कमरे में एक ज़ॉम्बी सोया हुआ था
और वो ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि शिंदो की ही गर्लफ्रेंड रिका थी। उस रात शिंदो मना करने के बाद भी रिका को पीछे के दरवाजे से किसी तरह अंदर ले आया। शिंदो को अच्छी तरह से पता था कि रिका इन्फेक्टेड है, यानी उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर शिंदो ने रिका को अपने बेड में सुला दिया और यही शिंदो की सबसे बड़ी गलती थी। उस रात रिका ने पूरी तरह ज़ॉम्बी बनकर शिंदो को भी इन्फेक्टेड कर दिया और खुद उस बरामदे से निकलकर भाग गई। मिदोरी कहती है ये बस तुम्हारा अंदाजा है। हिरुकी कहती है मेरे पास एक प्रूफ भी है। हिरुकी के ऐसा कहते ही हामुरा सभी को रिका की सैंडल दिखाता है। इसका मतलब रिका इस कमरे में आई थी और शिंदो ने उसकी सैंडल उतारकर इधर ही रखा था। हिरुकी आगे कहती है बस किलर ही शिंदो के इस सीक्रेट को जानता था और उसे ये भी पता था कि शिंदो ज़ॉम्बी बन चुका है, इसलिए किलर ने सभी को डराने के लिए शिंदो के दरवाजे के बाहर अपना एक लेटर छोड़ दिया ताकि सब कंफ्यूज हो जाएं। बट असल में किलर का असल टारगेट नामामिया सान और यूहान थे। किलर ने अपना की कार्ड यूहान के कार्ड से बदल रखा था और जब यूहान सो रहा था तभी किलर यूहान को खींचकर एलिवेटर तक लाया, फिर उसे सेकंड फ्लोर में भेज दिया जहां ज़ॉम्बी ने उसे काट कर बुरी तरह इन्फेक्ट कर दिया। टैमी कहती है लेकिन इस दौरान यूहान के साथ कोई दूसरा ज़ॉम्बी एलिवेटर से ऊपर क्यों नहीं आया। हिरुकी कहती है उसके लिए किलर ने विक्टर ह्यूगो की मूर्ति का इस्तेमाल किया था। इसे सुन हामुरा को कुछ समझ आता है। हामुरा कहता है एलिवेटर में अगर वेट हल्का सा भी ज्यादा हो जाता है तो यहाँ की एलिवेटर वहीं रुकी रह जाती है। इसी का फायदा किलर ने उठाया। किलर ने लिफ्ट में बेहोश पड़े यूहान के साथ साथ सर ह्यूगो की भारी भरकम मूर्ति भी साथ में रख दी, जिस कारण लिफ्ट की वेट कैपेसिटी ऑलमोस्ट फुल हो गई थी और अगर लिफ्ट में एक भी एक्स्ट्रा ज़ॉम्बी चढ़ता तो लिफ्ट ऊपर नहीं आती। अंत में जब ज़ॉम्बी लिफ्ट से दूर गए तभी लिफ्ट यूहान की लाश लेकर ऊपर सेकंड फ्लोर में पहुंची। यहाँ पहुंचने के बाद किलर ने ह्यूगो की मूर्ति को सही से साफ किया, लेकिन बस ह्यूगो की बियर्ड में लगे इस एक खून के दाग को मिटाना भूल गया। खैर शाम 3 बजे के करीब यूहान के कमरे से म्यूजिक प्ले होकर वापस रुक गया था, लेकिन जब मैंने आप सभी से पूछा कि म्यूजिक किसने पॉज किया था तो इसका किसी ने कोई आंसर नहीं दिया। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि म्यूजिक को पॉज करने वाला ही यूहान और नाना मिया का कातिल है। असल में किलर को यूहान के कमरे में घुसने का की कार्ड चुराना था। उसी को चुराने के लिए किलर ने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी होल्डर से यूहान का की कार्ड निकाला वैसे ही यूहान के कमरे की लाइट चली गई, जिस कारण उसका म्यूजिक प्लेयर भी बंद हो गया। फिर किलर ने जैसे ही रिप्लेस करके अपना की कार्ड इलेक्ट्रिसिटी होल्डर में डाला वैसे ही लाइट फिर से वापस आ गई। अब अगर देखें तो 3 बजे के बाद बस किलर और यूहान ही थे जिनके पास उनके कमरे की एग्जैक्ट की नहीं थी। यूहान का कमरा तो खुला रहता था इसलिए वो कमरे के अंदर जा सकता था, लेकिन बाकियों के कमरे लॉक थे, यानी जो इंसान 3 बजे के बाद अपने कमरे में नहीं गया वही किलर होगा। तो इसे सुन डैमी को मैनेजर पर शक होता है क्योंकि मैनेजर के पास मास्टर की थी जिससे वो किसी भी कमरे में जा सकता था। पर हिरुकी कहती है जिस वक्त किलर यूहान की चाबी चुरा रहा था उस वक्त मैनेजर मित्सुओ के साथ उसके कमरे में थे। तब मित्सुओ कहता है हाँ, और मैंने मिदोरी को मर्डर वाली रात उसके की कार्ड के साथ कमरे में जाते देखा था, मतलब मिदोरी भी शक से परे है। डैमी कहती है और हाँ, हिरुकी और मुझे तो मैनेजर ही अपने कमरे से बाहर खींचकर ले गए थे, वहीं हामुरा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। यानी अब बस एक ही गेस्ट बचता है और वो है युमिको। इसे देख सभी युमिको से दूर हो जाती हैं। हामुरा कहता है लेकिन युमिको ने नाना मिया की हत्या कैसे की? वो तो पूरे दिन अपने कमरे में बंद रहती थी। हिरुकी कहता है तुम्हें याद है कि जब नाना मिया ने आई ड्रॉप मांगा था तब युमिको ने उसे अपना आई ड्रॉप दिया था। उसी रात ज़ॉम्बी घर के अंदर घुस आए थे और तुम नाना मिया से लड़ रहे थे। इसी समय का फायदा उठाकर युमिको ने अपना दिया आई ड्रॉप एक जहरीले आई ड्रॉप से रिप्लेस कर दिया। असल में इस जहरीले आई ड्रॉप के अंदर युमिको ने यूहान की डेड बॉडी से मिले ज़ॉम्बी का खून मिलाया था, जिस कारण जब नाना मिया ने वो इन्फेक्टेड आई ड्रॉप इस्तेमाल किया तो वो खुद एक ज़ॉम्बी बन गया और फिर युमिको ने खुद अपने हाथों से यूहान की हत्या कर दी। इसे सुन युमिको अपने इस क्राइम को कन्फेस करती है। वहीं इसे सुन हामुरा को बहुत बड़ा धक्का लगता है और उसे वो इंसिडेंट याद आता है जब युमिको ने ऐसा दावा किया था कि उसका फोन गुम हो गया है और बाद में युमिको का फोन उसे नाना मिया और यूहान ने ला कर दिया था। हामुरा कहता है वो सब कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि खुद तुमने अपना फोन जानबूझकर ऐसी जगह छिपाया था जहां उन दोनों की नजर जाए। फिर तुम फोन को ढूंढने का नाटक करने लगी, लेकिन आकेची सान पहले ही तुम्हें भाप चुके थे, इसलिए उन्होंने मुझे बताया था कि वो किलर को कत्ल करने से पहले ही पकड़ चुके हैं। तो अब इधर युमिको रिवील करती है कि मेरा असली नाम सीजू हारा है और जो सीनियर स्टूडेंट पिछली साल गायब हुई थी वो मेरी बड़ी बहन तनाको थी। तनाको अपने भविष्य को लेकर बहुत एम्बिशियस थी और लॉयर
बनना चाहती थी, लेकिन अचानक उसने कॉलेज छोड़ दिया। जब मैंने इसका कारण जानना चाहा तो उसने बताया कि उसके कॉलेज के तो बिगड़ैल बच्चे नानामिया और यूहान उसे बहुत परेशान करती हैं। इवन उन्होंने मिलकर उसे प्रेग्नेंट कर दिया था और घर में कुछ पैसे भेजे थे ताकि तना को अपना अबॉर्शन करा ले। ये सारी बातें तना को युमिको को बता चुकी थी और युमिको ने तनाको को हिम्मत से काम लेने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन अगले दिन जैसे ही युमिको अपने घर पहुंची तो वहां उसकी बड़ी बहन तनाको ने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद से ही युमिको का सिर्फ एक ही सपना बन गया। हामुरा कहता है, क्या ये ज़ॉम्बीज़ भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा थे? युमिको कहती है, बिल्कुल नहीं। असल में जब मैं बालकनी में थी तब मैंने शिंदो को ज़ॉम्बी बन चुकी रिका के साथ देखा। शिंदो रिका को ज़ॉम्बी बनाने के बाद भी अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन रिका ने शिंदो को काट कर उसे इन्फेक्ट कर दिया और फिर इसके बाद रिका की नजर मुझ पर गई। रिका जैसे ही मुझे काटने बालकनी के पास आई वैसे ही वो नीचे गिरकर मारी गई और बस यही देखकर मुझे नानामिया और यूहान को मारने का एक परफेक्ट प्लान मिल गया। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि युमिको ने ही कॉफी में नशीली दवा मिलाई थी और फिर शिंदो के कमरे का दरवाजा खोलकर उसके अंदर गई। आगे जब शिंदो ज़ॉम्बी बनने के बाद लिफ्ट से बाहर आया तभी युमिको ने उसके सर पे वार करके उसे मार डाला और फिर युमिको ने नानामिया के मरने के बाद उसे भी अपने भाले से मार डाला। यानी कि दोनों की ही हत्या इनडायरेक्टली युमिको ने ही की थी। इतना पता चलते ही ज़ॉम्बीज़ दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और अब ये सभी बचने के लिए ऊपर बेल टावर में चढ़ जाते हैं। यहाँ ये सभी देखते हैं कि युमिको को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और बहुत जल्द वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। इसलिए युमिको सबसे माफ़ी मांगकर खुद को ही खत्म करके छत से नीचे गिर जाती है और इसी तरह युमिको भी मारी जाती है। तभी इन सभी को सामने रेस्क्यू टीम का चोपर दिखता है और आगे दिखाते हैं कि इन सभी को वहां से बचा लिया गया था। यहाँ एंडिंग में हामुरा को अपने सामने आकिची सान दिखाई देता है। आकिची को देखकर जैसे ही हामुरा उसके पास जाता है तो यहाँ आकिची ज़ॉम्बी बन चुका था। आकिची हामुरा को काटने जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही हिरोकी आकिची को मार डालती है और उसे कहती है, हामुरा मेरा असिस्टेंट है और हमेशा मेरा रहेगा। इसे देख हामुरा घबरा जाता है और इसी अजीब एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।